जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। देखिए ये जो वीडियो है इसको हमने अलग से रिकॉर्ड किया है तो ये वही हमारा इनकम ऑफ फ्रॉम प्रॉपर्टी का सेक्शन है, लेकिन यहाँ हमने सेक्शन 4 और सेक्शन 15 के 1 क्या सब सेक्शन 1 का 15A के सब सेक्शन 1 का क्लॉज ए बी और सी कवर किए हैं। चूँकि ये हमें रिक्वायर्ड थे कुछ न्यूमेरिकल्स में, इसलिए हमने ज़रा तरतीब को पेपर फोकस होते हुए उस तरतीब के मुताबिक रखा है ताकि आपको फौरी तौर पे इसके न्यूमेरिकल समझ आने शुरू हो जाए। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि हम यहाँ से शुरू करते हैं कि जो हमारा सेक्शन 15 का सब सेक्शन 4 है वो एक्सप्लेन करता है कि फॉर द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ रेंट विल बी एडेड इन इनकम हायर ऑफ एक्चुअल रेंट एंड फेयर मार्केट वैल्यू। कॉन्सेप्ट कुछ यूं है कि देखिए दुनिया में रेंट आउट करने वाले अक्सर ऐसा करते हैं कि अगर एक मकान है और उसकी वैल्यू पर मंथ रेंटल जो है फर्ज कर लिया कि 40,000, दिस इज द फेयर मार्केट वैल्यू एज अ on the basis of rent. The fair market value rent means जो इसकी fair market value बनती है या fair market value of the किराया, जो किराया बनता है जो मार्केट में इस वक्त प्रिवेल करता है, आप उसको गोइंग रेट कह लीजिए या उस इलाके के हिसाब से जो किराया मुनासिब बनता है वो कह लीजिए। जिस इलाके में ये घर एग्जिस्ट करता है तो वहाँ पे इस साइज का ऐसा घर जो है वो आम तौर पे 40,000 में मिल जाता है। तो 40,000 फी महीना किराया इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है। इस घर की फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो 40,000 रुपये महीना है। लेकिन अगर फर्ज कर लीजिए कि आप बड़े स्मार्ट आदमी हैं और आप इस घर के मालिक हैं और आप टू सम हाउ किसी को जो है ये 50,000 में दे देते हैं या 60,000 में दे देते हैं, तो रियासत ये कहती है या लॉ मेकर ये कहते हैं कि आप हमारे ही तो शहरी हैं और आपके ब्रेन के स्मार्ट होने में हमारे ही मुल्क की गंदम का कमाल है, हमारे ही मुल्क की फसलें खाई हैं आपने, इसी वजह से आप स्मार्ट हुए। तो इस स्मार्टनेस में जो आपने एक्स्ट्रा कमा लिया है 20,000, हम उस पे टैक्स लगाएंगे, यानी ज़्यादा अमाउंट पे टैक्स लगाएंगे, फेयर मार्केट वैल्यू पे टैक्स नहीं लगाएंगे। तो घर 40,000 का था, दे दिया आपने 60,000 में, तो FPR कहती है कि जनाब हम तो 60,000 पे टैक्स लेंगे। क्यों? चूंकि आप हमारे शहरी हैं और आपके स्मार्ट वर्क में हमारा भी हिस्सा होगा, तो लिहाजा इस पे टैक्स लगेगा, इस पे नहीं लगेगा। लेकिन इसके बरक्स फर्ज कर लिया जाए कि आपसे गलती हो गई या जो किराए पे लेने वाला था वो आपका कोई करीबी रिश्तेदार था और आपने उसके साथ रियायत बरती और आपने किराया ले लिया सिर्फ 30,000। तो इस केस में किराया ले लिया आपने 30,000 जबकि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 40,000। तो रियासत ये कहेगी कि आपकी हमाकतों के हम जिम्मेदार नहीं हैं, इस सूरत में हम ये नहीं लेंगे, हम ये लेंगे। क्यों कि आप तो ऐसी हमाकतें फिर करते रहेंगे, तो हम ऐसा गैर ज़रूरी तकल्लुफ़ या कर्टसी के ज़िम्मेदार नहीं हैं। तो क्या है कि अगर आपने फेयर मार्केट वैल्यू से कम लिया तो हायर ऑफ बन जाएगी क्या, फेयर मार्केट वैल्यू, फिर हम फेयर मार्केट वैल्यू चार्ज करेंगे। लेकिन अगर आपने फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा चार्ज किया तो फिर हम फेयर मार्केट वैल्यू नहीं लेंगे, जो आपने ज़्यादा चार्ज किया है हम उस पे टैक्स लगाएंगे। तो दोनों सूरतों में फ़ायदा हमारा है। अगर आप बेवकूफ़ी करेंगे तो बेवकूफ़ी की सज़ा आपको है, हमें नहीं है, हमने ज़्यादा पे टैक्स लेना है। और अगर आप स्मार्ट हैं, आप ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा पे टैक्स लेंगे, कम पे टैक्स नहीं लेंगे। दिस इज़ व्हाट द लॉ। सो एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट वैल्यू हम दोनों का मुआवजा करेंगे और इसमें से जो हायर होगा, जो ज़्यादा होगा, हम उस पर टैक्स लगाएंगे। तो इसकी एक एग्जांपल बना ली हमने इस तरह से कि मिस्टर अयान इज ब्रदर ऑफ मिस्टर अरसलान।
मिस्टर अय्यान जो है वो ब्रदर हैं किसके, मिस्टर अरसलान के, और अरसलान लेट आउट अ हाउस टू मिस्टर अय्यान। तो मिस्टर अरसलान जो है वो अपना एक घर किराए पे दे देते हैं मिस्टर अय्यान को एट अ सब्सिडाइज रेंट पर मंथ, यानी ज़रा सस्ते दामों। सब्सिडाइज रेट का मतलब क्या हो गया, जो एक्चुअल रेट है उससे कम, यानी 12,000 पर मंथ। However, the rent prevailing in the market यानी fair market value for this house of similar size, इसी साइज के घर की जो fair market value है वो है 20,000 पर मंथ। तो इसकी fair value थी 20,000 पर मंथ for purpose of rent income under the income from property। तो क्या होगा, जो टैक्स चार्ज होगा वो 12,000 पर नहीं होगा, चूँकि आपने एक्चुअल जो रखा है वो कम रखा है, किससे, फेयर मार्केट वैल्यू से। फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो बनती थी 20,000 और आपने ले लिया कितना, 12,000। तो हम 12,000 पे टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, हम इसमें से हायर ऑफ लेंगे और हायर ऑफ जो है वो बनता है आपका कौन सा, डेट इज द 20,000। तो हम फेयर मार्केट वैल्यू पे टैक्स चार्ज करेंगे, ठीक है जी। लेकिन इसके बरअक्स अगर आपने ज्यादा पे दिया होता तो फिर हमने ज्यादा ले लेना था, फिर हमने फेयर मार्केट वैल्यू नहीं लेनी थी। तो दिस इज व्हाट द एग्जांपल टू मेक यू क्लियर हाउ टू अंडरस्टैंड दिस। अब इससे आगे मैंने आल दो कि आप ये कह सकते हैं कि मैंने जिस सेक्शन को इसके साथ जोड़ा है ये जरा दूर का मामला था, लेकिन न्यूमेरिकल्स में चूंकि हमेशा ये सेक्शंस इकट्ठे ही स्टूडेंट को प्रैक्टिस करने पड़ते हैं या डील करने पड़ते हैं, इसलिए मैंने इनको जोड़ दिया न्यूमेरिकल के एंगल से, ठीक है। तो बाकी जो चीज़ें रह जाएंगी वो हम दूसरी वीडियोस में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन इनको हमने इस तरतीब से ऐसे रखा है कि पूछे ही इस तरह जाते हैं। अब आप यूँ अगली बात यूँ कर लीजिए कि जब भी हम एक घर खरीदते हैं, हम उसको प्रिपेयर करते हैं और रेंट आउट कर देते हैं, तो रेंट आउट करने के बाद जब हमने रेंट आउट कर दिया तो उस पर बहुत से अखराजात उठते रहते हैं जो किराएदार ने नहीं देने होते, मालिक मकान नहीं देने होते हैं, यानी ओनर हैज टू पे दैट एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे लॉ मेकर्स ने थोड़ी सी रियायत या थोड़ा सा कुशन शो किया है जो पहले नहीं था, लेकिन रीसेंट लॉज के अंदर जो 2018 के बाद बने हैं उन्होंने इसके अंदर बड़ी ही जो है वो कुशन जाहिर किया है और उन्होंने ये कहा है कि भाई आप जो आमदनी कमाते हैं अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से, जो इनकम कमाते हैं उसमें से डिडक्शन इन कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल अंडर द हेड, तो आप ये डिडक्शन कर सकते हैं। किस में से कर सकते हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के, इनकम और प्रॉपर्टी से जो इनकम ले रहे हैं उसमें से वो अखराजात माइनस कर सकते हैं जो उस प्रॉपर्टी के मेंटेन करने या उसके मुख्तलिफ इशूज़ के लिए आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो लॉ यूँ एक्सप्लेन करता है कि इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ अ पर्सन चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जब भी तुम कैलकुलेट कर रहे हो, कंप्यूट कर रहे हो, अंदाज़ा लगा रहे हो या प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है जी, हिसाब किताब कर रहे हो इनकम ऑफ अ पर्सन, किसी बंदे की वो इनकम जो कि उसने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से कमाई है किसी टैक्स ईयर के लिए, फॉर अ टैक्स ईयर, ए डिडक्शन शैल बी अलाउड, उसमें से तुम मनहा कर सकते हो, उसमें से तुम माइनस कर सकते हो, उसमें से तुम निकाल सकते हो क्या, फॉलोइंग एक्सपेंडिचर आर अलाउंसेस, उसमें से तुम ये एक्सपेंडिचर या अलाउंसेस माइनस कर सकते हो नेमली। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी बंदा जो अपनी इनकम पे या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से टैक्स जमा कराना चाहता हो या करा रहा हो, उसे इस चीज़ की इजाज़त है कि अपनी वो आमदनी जो कि उसे हासिल हुई है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से, वो उसमें से माइनस कर सकता है, मनहा कर सकता है वो तमाम अखराजात या वो तमाम अलाउंसेस नेमली जिनकी लिस्ट नीचे अवेलेबल है, वो इसे माइनस कर सकता है। सवाल ये है कि उन कौन से हैं, इसमें से इन रिस्पेक्ट ऑफ रिपेयर टू अ बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग के रिपेयर के अखराजात, एन अलाउंस इक्वल टू 1/5 ऑफ द रेंटल या रेंट चार्जेबल टू टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिल्डिंग फॉर द ईयर, एक साल के लिए
जो भी आपने रकम वसूल की एज अ किराया रेंट, उसमें से 1/5 1/5 माइनस कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं बिफोर एनी डिडक्शन अलाउड अंडर दिस सेक्शन। कोई भी इस डिडक्शन जो इसमें अलाउड है उससे पहले, सबसे पहले, बाकी बाद में, ये पहले। तो लिहाजा इन रिस्पेक्ट ऑफ, इस सिलसिले में जब भी किसी बिल्डिंग के लिए आप कैलकुलेशन करें तो रिपेयर टू अ बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग की मरम्मत के अखराजात अलाउंस की शक्ल में आप माइनस कर सकते हैं। अलाउंसेस आमतौर पे अलग से पूरे माइनस किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो अलाउड है वो है 1/5 यानी किराया का 1/5। तो अंदाजा लगाया होगा यकीनन लॉ मेकर्स ने कि एक बिल्डिंग से जो टोटल किराया आता है उसका कितना हिस्सा उसी की मरम्मत पे खर्च हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि आप इन रिस्पेक्ट ऑफ रिपेयर, उस बिल्डिंग की रिपेयर के सिलसिले में एक अलाउंस माइनस कर सकते हैं जो कि उसके पूरे किराया का, साल के पूरे किराया का 1/5 होगा, आप मन्हा कर सकते हैं। तो लिहाजा एक बात क्लियर हो गई, जब भी किराया पूरे साल का आप निकालें उस किराए में से 1/5 माइनस कर दीजिए इस ज़म में या इस सिलसिले में कि इस बिल्डिंग की मरम्मत के लिए ओवरऑल साल के किराए का 1/5 खर्च हो गया है, यानी 1/5 इस पे खर्च हो गया होगा जी। तो इसका ये है इसका ए क्लॉज, यानी कि आप यूं इसको पढ़ेंगे सेक्शन 50A। ये आमतौर पे ए इसलिए होता है कि जब कोई सेक्शन बन चुका होता है और लॉ मेकर चाहता है कि एग्जैक्टली इसी जगह एक लॉ आ जाए, तो बाकी सारे लॉज की नंबरिंग चेंज नहीं करता। उसने 15 के नीचे इसको ऐड किया 2018-19 में, तो उसने इसको कर दिया क्या, सेक्शन 15A, और उसके पहले हिस्से को सब सेक्शन कहेंगे, यानी सेक्शन 15A सब सेक्शन 1, और फिर ए जो है उसकी क्या बन गई, क्लॉज। तो सेक्शन, सब सेक्शन एंड क्लॉज, तो उसकी क्लॉज ए हमने पढ़ ली। अब आगे जो है इसकी आ जाती है क्लॉज बी। बी क्लॉज में कहता है कि अक्सर बिल्डिंग्स जो हैं उसके लिए हमें कुछ प्रीमियम पे करना पड़ता है, यानी उसकी इंश्योरेंस करानी पड़ती है। तो ऐसी सूरत में एनी प्रीमियम आर पेएबल बाय अ पर्सन इन द ईयर टू इंश्योर द बिल्डिंग अगेंस्ट रिस्क ऑफ आर डैमेज और डिस्ट्रक्शन। तो डैमेज या डिस्ट्रक्शन के अगेंस्ट जो इंश्योरेंस करवाई होती है माल के, मकान ने या बिल्डिंग के मालिक ने, वो जो प्रीमियम पे कर रहा है वो भी माइनस करने की इजाज़त है, चूंकि वो अदा करने के बाद जो बचेगा वो जाहिरी बात है वही उसकी इनकम है, तो हमें टैक्स उसी पे लेना चाहिए जो वो प्रीमियम पे कर रहा है, ताकि रिस्क को मिनिमाइज कर सके या रिस्क को जो है किसी हद तक मैनेज कर सके, तो वो भी हमें इसमें से माइनस करने की इजाज़त है। उसके बाद आप देखते हैं इसका क्लॉज सी। क्लॉज सी में कहा जाता है कि बाज़ औक़ात कोई बिल्डिंग ऐसी जगह पर होती है, किसी प्राइम लोकेशन पर होती है, किसी बड़ी सोसाइटी में, डीएचए में, एलडीए में, वलेंशिया में, वापडा टाउन में, मॉडल टाउन में, या कराची के पोश एरिया में। तो ऐसी सूरत में उस पर्टिकुलर इलाके की जो लोकल गवर्नमेंट है या लोकल मैनेजमेंट है वो उसके ऊपर कोई लोकल टैक्स लगा सकती है। वो टैक्स भी अदा करना उस पर्टिकुलर ऑनर जिसने ये बिल्डिंग बनाई है और आगे किराए पे दी है उसके लिए पे करनी ज़रूरी है। तो ये भी उसके अखराजात हैं, या कोई टैक्स है या कोई स्पेसिफिक टाइप का चार्ज है जो उस पर लगाया गया है in respect of the property or rent from the property paid or payable by the person to any local authority or government in the year। तो लोकल गवर्नमेंट को जो किया जाएगा या पे करना पड़ता है तो वो भी इसके अखराजात का हिस्सा है, लिहाजा ये भी एज अ एक्सपेंडिचर या अलाउंसेस हमें डिडक्शन करने की इजाज़त है। लॉ को जब भी पढ़ेंगे उसका जो ऊपर मेन लॉ है उसको साथ मिलाएंगे तो बात समझ आएगी। तो मेन बात क्या है, डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर फॉलोइंग एक्सपेंडिचर और अलाउंसेस। तो उसके अंदर सेस, लोकल रेट या स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट चार्जेस जो लगे होंगे
वो भी इसमें से माइनस किए जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। इसके बाद आप इस पोजीशन में हैं कि आप कुछ न्यूमेरिकल्स को भी डील कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल पे बात करनी शुरू कर देंगे। शुक्रिया। अल्लाह।